तो दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दावोस के सर्द मौसम में ये खबर भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए नई गर्माहट लेकर आई है। मनी कंट्रोल से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील का साफ संकेत दिया है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शानदार इंसान और अपना अच्छा दोस्त बताया। ट्रंप ने कहा कि वो पीएम मोदी का बहुत सम्मान करते हैं। ट्रंप के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच बहुत जल्द एक अच्छी ट्रेड डील देखने को मिलेगी। Can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. Fantastic. We're going to have a good deal. आपको बता दें, इससे पहले दावोस में ग्रीनलैंड का मुद्दा छाया रहा। कल रात डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप पर जमकर गरजे। पहले तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है और इसे हासिल करना इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है और अमेरिका ही ग्रीनलैंड की सुरक्षा कर सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसके बाद में ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी से ट्रंप पीछे हटते हुए भी दिखाई दिए हैं। ट्रंप ने यह फैसला नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ आर्कटिक सुरक्षा को लेकर भविष्य के समझौते के एक ढांचे पर सहमति बनने के बाद लिया। ट्रंप ने कहा कि अगर यह समझौता पूरा होता है तो अमेरिका और सभी नाटो देशों के लिए बहुत अच्छा होगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि दावोस में ग्रीनलैंड को लेकर क्या हुआ। ग्रीनलैंड एक ऐसा नाम जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में हैं। वो बर्फ से ढके इस इलाके पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यानी दुनिया की राजनीति में ग्रीनलैंड को लेकर बहुत बड़े भूचाल की आशंका प्रबल हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की जिद पर अड़े हुए हैं। दुनिया चाहे जितना विरोध करे, यूरोप चाहे जितनी नाराजगी दिखाए, ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ट्रंप ने खुलकर दुनिया को चुनौती दी और ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे के प्लान को सार्वजनिक तौर पर जायज ठहराया। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई नहीं कर सकता। उनका कहना है कि दुनिया की सुरक्षा के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। यही नहीं, ट्रंप ने डेनमार्क को एहसान फरामोश करार दिया। And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. But how ungrateful are they now? हालांकि पहली बार ट्रंप ने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमेरिका सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन सवाल यही है कि जब जिद इतनी जोरदार है तो ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को बर्फ का एक सुंदर सा टुकड़ा बताते हुए यूरोप पर सीधा हमला बोला। Big, beautiful piece of ice. It's hard to call it land. It's a big piece of ice. We want a piece of ice for world protection, and they won't give it. No nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other. तो ग्रीनलैंड पर ट्रंप के रुख में नरमी और भारत के साथ अच्छी ट्रेड डील की खबर से बाजार का मूड भी फ्रेश हो गया। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। बाजार का पूरा अपडेट अब बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें तो पॉजिटिव साइड में देखने को मिले थे, जिसके बाद बाजार में आज हमें एक रिकवरी भी आती हुई दिखाई दी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, वहीं अगर बात करी जाए मिड कैप और स्मॉल कैप की तो यहाँ पे अच्छी खासी जो खरीदारी है हमें थ्रू आउट द डे जो है वो देखने को मिली है। निफ्टी तो इनफैक्ट 25,290 के आसपास आके हमें स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि डिफेंस शेयर्स की बात करी जाए, पीएसयू बैंक्स और बात करी जाए फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा खरीदारी का जो मोमेंटम है
है आज के सत्र में दिखाई दिया है। आइए बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। डॉक्टर रेड्डीज नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद अच्छा खासा मार्केट ने इसको रिस्पॉन्स दिया है। नंबर्स भी हमें मिक्स बैग जो है देखने को मिले, तो जो एस्टिमेट लगाया गया था मार्केट में उससे इनफैक्ट नंबर्स जो है वो पॉजिटिव साइड में रहे थे। बीईएल ब्रोकरेज यहाँ पे काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स, इनफैक्ट जो अडानी ग्रुप है यही आज एक बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए, इटर्नल के नंबर आए थे और नंबर्स के बाद ये गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट जो मैनेजमेंट है वहां पे भी काफी बड़े बदलाव है। दीपेंद्र गोयल ने इस्तीफा दे दिया है सीईओ के पद से, जिसके बाद थोड़ा सा जो सेंटीमेंट है वो बिगड़ता हुआ नजर आया है। एसबीआई लाइफ, टाइटन और आयशर मोटर्स ये थोड़े से प्रेशर के साथ जाके आज के सत्र में बंद हुए हैं। बात करी जाए मिड कैप की तो बैंक ऑफ इंडिया नंबर्स आए, नंबर्स के बाद ये रिफ्लेक्शन आया है। सोना बीएलडब्ल्यू नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले ये रिफ्लेक्शन इंडियन बैंक और एपीएल अपोलो ट्यूब्स में अच्छा खासा इजाफा आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो कल्याण ज्वेलर्स, टाटा कम्युनिकेशन, हिंदुस्तान जिंक, एबी फैशन एंड रिटेल में आज थोड़ा सा प्रेशर जो है वो देखने को मिला है। इनफैक्ट जितनी भी ज्वेलरी स्टॉक्स है वहां पे भी ग्लोबल क्यूज के चलते एक प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया, लेकिन हम देख रहे थे कि लगातार एक जो गिरावट है वो आज थोड़ी बहुत थमती हुई नजर आई है। चलिए बुलेटिन में बात करेंगे बजट की। तो आने वाले बजट में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सकता है। आईटी मंत्रालय ने बजट में वित्त मंत्री से कई ऑपरेशनल रिफॉर्म्स की मांग की है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब भारत करीबन $50 बिलियन के फोन का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जो आईटी मंत्रालय वो चाहता है कि ये गति आगे भी बनी रहे, तो इसके लिए उसने वित्त मंत्रालय से कई सारे ड्यूटी में कई सारे ऑपरेशनल रिफॉर्म्स करने की मांग की है। इसमें कस्टम ड्यूटी के अंदर रिफॉर्म करना है, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसके अंदर रिफॉर्म करना है, और जो ड्यूटी है उसकी बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसके ऊपर भी रिफॉर्म करने की मांग उन्होंने रखी है। सबसे पहले तो ये कहा कि जो कैपिटल मशीनरी है जिसके ऊपर की इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लगता है उसके ऊपर ड्यूटी को घटाया जाए, जो इन्वर्टेड ड्यूटी है उसको पूरी तरह से रेशनलाइज किया जाए। इसके साथ साथ जो मोबाइल्स हैं, उसके स्पीकर्स हैं, रिसीवर्स हैं या रिसीवर्स हैं, उनके ऊपर करीबन 15% की ड्यूटी लगती है, उसको घटा करके 10% के आसपास किया जाए। इसके साथ साथ जो हेयरेबल वेयरेबल जैसे कि ईयरबड्स हैं या फिर स्मार्ट वॉचेस हैं उसके ऊपर भी 20% के आसपास ड्यूटी लगती है, उसको घटा करके 15% किया जाए। जो डिस्प्ले है उसके ऊपर भी ड्यूटी घटाने की सिफारिश आईटी मंत्रालय ने की है। तो अगर ये सारी सिफारिशें वित्त मंत्रालय मान लेता है तो खासतौर पे किसी जो मोबाइल बनाना है भारत में काफी सस्ता हो जाएगा, भारत एक्सपोर्ट में काफी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, और जो मोबाइल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आगे भी ये गति बनाए रखेगा। पिछले साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैलरीड क्लास को नए टैक्स रिजीम के तहत बड़ी राहत दी थी, लेकिन इस बार टैक्स पेयर्स की वित्त मंत्री से बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इस बार बजट से सैलरीड क्लास यानी कि नौकरी पेशा लोगों की किस तरह की उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए मैं आ गई हूँ कनॉट प्लेस में एक ऑफिस में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। तो इनकी क्या उम्मीद है, ये क्या चाह रहे हैं वित्त मंत्री से, सीधा इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बजट बस कुछ ही दिन दूर है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप वित्त मंत्री से? मिडिल क्लास अर्नर होने के नाते मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से ये उम्मीदें होंगी कि जो 80C का जो रिडक्शन 1.5 लाख का है उसमें सारे इन्वेस्टमेंट्स कवर होते हैं इनफैक्ट, तो वो मुझे लगता है कि अभी कहीं ना कहीं हद तक लिमिट छोटी पड़ती है, क्योंकि अभी कंप्लीटली जो शिफ्टिंग होती है न्यू टैक्स रेजिम पे वो पूरी तरीके से नहीं हुई है, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ तो, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सैलरी है तो मुझे लगता है कि 1.5 लाख की जो लिमिट है उसको इंक्रीज करना चाहिए, वो एटलीस्ट 2.5 या 2.8 के आसपास करना चाहिए, ताकि हमको कहीं ना कहीं हद तक थोड़ा बहुत फायदा मिले। एज अ वर्किंग वुमेन कहीं ना कहीं मैंने नोटिस किया है कि घर की और वर्क की दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आती हैं। ऐसे केस में एक वर्किंग वुमेन जैसे कि मैं चाहूंगी कि हमें टैक्स बेनिफिट मिले, चाइल्ड केयर, ओल्ड एज केयर और हेल्थ इंश्योरेंस में हमें कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए। और इसके साथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब मैं अपना टैक्स फाइल करती हूँ तो हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम कहीं ना कहीं थोड़ा कम्बरसम है। मुझे लगता है इसे एक हो जाना चाहिए ताकि एक आम जनता जब टैक्स फाइल करने जाए तो उनके लिए वो टैक्स फाइलिंग ईजी हो जाए। हमारा जो 80C का कैपिंग है वो 1.5 लाख है, वो काफ़ी टाइम से नहीं बढ़ा है। दूसरा जो हमारा सेक्शन 24B में 2 लाख की लोन की इंटरेस्ट की है वो भी नहीं बढ़ा है, वो भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो होम लोन होता है वो सिर्फ 2 लाख का नहीं होता है ना, उससे ज़्यादा भी होता है। तो जो आम आदमी है
उसने लोन लेके अपना घर बनाया है उसे और रिबेट मिलना चाहिए। दूसरा, न्यू टैक्स रिजिम में होम लोन का बेनिफिट नहीं है, तो ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ साथ न्यू टैक्स रिजिम को सिंप्लीफाई करने के लिए होम लोन के इंटरेस्ट का बेनिफिट हमारे न्यू टैक्स रिजिम में भी होना चाहिए। ओवरऑल अभी तक जितनी भी यहाँ पर उम्मीदें जताई गई उसका लबोलबाब यही कहा जा सकता है कि जो मिडिल मैन है उनकी जो इनहैंड सैलरी है वो टैक्स के बाद ज़्यादा उनके हाथ में आए, और कई सारी उम्मीदें इन्होंने जताई। हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम जो ये मांगे रख रहे हैं वित्त मंत्री के सामने, वित्त मंत्री उनकी तरफ ध्यान देगी और इनको राहत जरूर मिलेगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। IIM अहमदाबाद के सीनियर स्टूडेंट्स ने भी आने वाले बजट पर अपनी राय रखी है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने कैंपस में जाकर स्टूडेंट्स की बजट विश जानने की कोशिश की है। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं IIM अहमदाबाद में मौजूद हूं और मेरे साथ भविष्य के CEOs है वो खड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी इस बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, बताइए। गवर्नमेंट को इस बजट में ग्रोथ के साथ साथ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट का टारगेट होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट ऑफ अराउंड 4%, डेट टू GDP रेशियो ऑफ अराउंड 55% एंड स्ट्रॉन्ग नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट। आप क्या कहेंगे? वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है अभी 35% पे है, अर्बन कंट्रीब्यूशन इज 25% एंड रूरल इज 40%। ये वर्कफोर्स इंटीग्रेट होना चाहिए एंड जेंडर गैप शुड रिड्यूस। अगर आजकल का ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट देखेंगे तो टैरिफ्स और नॉन ट्रेड टैरिफ टैक्सेस बढ़ता जा रहा है, तो इस मुद्दे पे सिर्फ प्राइस के ऊपर कम्पीट करना डिसएडवांटेजेस हो जाता है। तो इसलिए बजट 2026 के माध्यम से गवर्नमेंट को R&D, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अब रिलीफ मिल जाना चाहिए, स्पेशली इक्विटी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को। कितना? क्योंकि मेरे हिसाब से तो जीरो ही हो जाना चाहिए, पर बेयर मिनिमम हो जाना चाहिए, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर को इनफ फायदा दिखना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक होल्ड ऑन करने के लिए। कुछ और प्रतिक्रिया लेते हैं, हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं। आप क्या वित्त मंत्री से चाहेंगे? जी, मैं चाहूंगा कि ITR ऑटोमेशन हो जाए। ITR भरने में लोगों को काफी मुश्किलें होती है, प्रोसेस करने में भी टाइम लगता है। इससे ना कि लोगों का टाइम बचेगा बल्कि प्रोसेसिंग में भी टाइम बचेगा, जिससे सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम होगा। तो आई थिंक ITR शुड बी ऑटोमेटेड लाइक फॉरेन कंट्रीज। एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने का सोच सकते हैं। सो इन मोस्ट इंडस्ट्रीज अगर कोई छोटा बिजनेस है तो उसका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है अगेंस्ट द बिगर बिजनेसेस। बट लेट्स से एक फार्मर है जो 5 लाख कमा रहे हैं, जो 5 करोड़ कमा रहे हैं, उन दोनों पे सेम टैक्स लग रहा है, तो वहां पे टैक्स लगाने से एडवांटेज होगा एंड इससे कैश इनकम जो मिसयूज होती है एज एग्रीकल्चर इनकम वो भी कम होगा। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में ठीक करने का और उसको थोड़ा इजियर करने का बहुत जरूरत है, क्योंकि जब बिजनेसेस बढ़ेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इससे से GDP की ग्रोथ होगी। तो MSME जो छोटे कंपनीज होते हैं उनके लिए कैपिटल अच्छे से देना, इन द सेंस की गारंटीज देना या जो भी और तरीके हैं जिनको इजी कैपिटल मिले ताकि वो इजीली ग्रो कर सके, और ऐसे और हेल्प करना बिजनेसेस और कॉर्पोरेट्स को ग्रो करने में जो भी कंप्लायंस के तरीके से हम कर सकें। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है लास्ट ईयर के बजटरी AI पुश के बाद बहुत जरूरी है कि हम इस साल के बजट में एक लॉन्ग टर्म विजन सेट करें कि हम एज ए नेशन AI को कैसे यूज करेंगे अपने इकोनॉमिक गोल्स अचीव करने के लिए, वो चाहे AI इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्किल डेवलपमेंट हो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली रेगुलेशंस। तो यहाँ से जो सजेशन मिला है उसको अगर वित्त मंत्री है वो अमल में लाते हैं तो न केवल समूचे भारत का ग्रोथ होगा, लेकिन जो 2047 का हमारा लक्ष्य है उनको अचीव करने में भी आसानी होगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। एक RTI में खुलासा हुआ है कि 4 साल में IITs में सुसाइड के 65 मामले दर्ज हुए हैं। आखिर क्यों टॉप कैंपस के छात्र भी जानलेवा तनाव का शिकार हो रहे हैं? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। IIT में कामयाब पर मेंटल हेल्थ खराब। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो एक खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियम सख्त और जुर्माना भारी हो गया है, लेकिन अब 1 साल में 5 बार अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका रद्द कर दिया जाएगा। इस नए नियम पर ज्यादा जानकारी के लिए अब जुड़ रहे हैं रोहन सिंह। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे ये जो नया नियम है क्या कुछ इसके अंदर कड़ा जो कदम है सरकार की तरफ से उठाया जा सकता है, अथॉरिटीज ले सकती हैं अगर ट्रैफिक वायलेशन होता है तो? ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पे अब सिर्फ जुर्माना देकर बच निकलना काफी नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति 1 साल में
5 से ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। जी हां, केंद्र ने सेंट्रल मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव किए हैं। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति एक साल में कई बार 5 से ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करता है तो उसे हैबिचुअल ऑफेंडर की कैटेगरी में डाला जाएगा और उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसे रद्द किया जाएगा 3 महीने के लिए। हालांकि उस व्यक्ति के पास एक अधिकार जरूर होगा सुनवाई का, उसे मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, सबूत रखने का। अगर उसने ट्रैफिक वायलेशन नहीं किया है, इसका सबूत वो दे सकता है, तो ये कैंसिलेशन वापस भी होगा, अन्यथा ये जो कैंसिलेशन है वो जारी रहेगा। हालांकि इसमें एक राहत जरूर है कि ये जो नियम है ये उसी साल के लिए लागू होगा, यानी कि अगले साल में जो रिकॉर्ड है वो पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा। अगले साल में जो ऑफेंसेस है वो नए तरीके से, नए सिरे से फिर कैलकुलेट किए जाएंगे। एक और जो इसमें बदलाव किया गया है कि पहले जहां जो ड्राइविंग लाइसेंस का कैंसिलेशन था वो सीरियस ऑफेंसेस पे ही होता था, लेकिन अब सामान्य ऑफेंसेस जैसे कि सीट बेल्ट ना लगाना या हेलमेट ना पहनना या रेड लाइट तोड़ना, ऐसे ऑफेंसेस पर भी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो लाइसेंस रद्द करने के नियम पर आम लोगों की क्या राय है, आइए आपको दिखाते हैं। अगर ऐसा है तो सही है, कोई बुरा नहीं है इसमें, क्योंकि अगर कोई भी रूल तोड़ रहा है तो मतलब गलत ही है। लेकिन डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए यहाँ से जा रहे हैं, ये छोटे रूल के लिए तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई अगर रेड लाइट जंप कर रहा है तब तो ठीक है। तो ये तो ठीक है, इसमें तो कोई गलत नहीं है, फॉलो करना चाहिए सबको, फॉलो करना चाहिए। मैं पॉजिटिव अप्रोच है, ये बहुत अच्छी बात है। 5 वायलेशन वाकई में आपको लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं हो, उसका मतलब आपको तो ऑब्वियसली वैसे ही इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये डिसीजन सही है। कोई कभी गलती से टूट जाता है, कभी कभी पता नहीं रहता, आदमी जल्दबाजी में जा रहा है, कैसे क्या होता है, तो उसके चक्कर में मिस्टेक हो जाता है, उसका चालान काट देना चाहिए। कैंसिल लाइसेंस रद्द होने से तो आदमी बेरोजगार हो जाएगा ना सर, क्योंकि अगर 5 बार वायलेशन करेंगे तो हमारा ट्रैफिक लाइसेंस ही रद्द हो जाएगा, फिर हमारा फायदा क्या, फिर तो हम गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे अपने जीवन में। तो ये तो चेंज करना चाहिए, मैं इससे सपोर्ट में नहीं हुआ थी। वास्तव में रद्द कर देना चाहिए लोगों का, जो इस तरह की जो वायलेशन करते हैं वो बार बार करते हैं, तो उनको एक ये डिटरेंट के रूप में काम करेगा। चलिए अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। दावोस में ब्रांड इंडिया जबरदस्त तरीके से मजबूत हुआ है। ईयू ने भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स की बात कही, तो वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और भारत से डील की बात भी रखी। आज के जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी के लिहाज से भारत एक स्वीट स्पॉट पर है। तो आज हम आवाज अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। सबकी पसंद इंडिया जरूर देखिए शाम 7:57 पर। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।